नमस्कार। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार में आज हम बात कर रहे हैं क्रांति के कारण एवं परिणाम की। क्रांति के कारण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी दशाएं हैं जो क्रांति को जन्म देते हैं। फ्रायड व उसके समर्थकों का मत है कि क्रांतियां मानव की दमित इच्छा की मुक्ति का परिणाम है। जब लोगों की इच्छाओं का दमन होता है तो वे मुक्ति पाने के लिए क्रांति को जन्म देती हैं। विलीवा का मत है कि निम्न वर्ग के लोगों में पाशविक प्रवृत्तियां अधिक होती है। वे उच्च वर्ग की सत्ता छीनने के लिए क्रांति करते हैं। गॉडशाक ने 3 कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें परिवर्तन की मांग, सफलता की आशा, नियंत्रणकारी समूह की कमजोरी में विश्वास। तो इस प्रकार क्रांति में कई कारण उत्तरदायी होते हैं। इलियट एवं मेरिल ने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी, जिसमें 3 कारण बताए हैं। पहला, सुरक्षात्मक तनाव। समाज व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है। उसे यह विश्वास होता है कि उसके हितों की रक्षा की जाएगी, किंतु जब व्यक्ति समाज व्यवस्था में असुरक्षा महसूस करने लगता है तो वे उस व्यवस्था को ही बदलने के लिए प्रयत्न करते हैं, जिससे क्रांति होती है। दूसरी बात, स्वतंत्रता से संबंधित तनाव। जब लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, उन पर अनुचित नियंत्रण लादे जाते हैं, तो व्यक्ति क्रांति का सहारा लेते हैं। आजादी के लिए संघर्ष क्रांति का मूल मंत्र रहा है। फ्रांस की राज्य क्रांति में भी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया था। तीसरी बात, स्तरीकरण संबंधी तनाव। देखिए, स्तरीकरण का मतलब होता है उच्चता और निम्नता। उच्च और निम्न जो लोग होते हैं, ये स्ट्रेटिफिकेशन है। जब निम्न लोगों का शोषण ज्यादा हो जाता है, प्रथाएं परंपराएं उस पर लाद दी जाती है, तब वे तनाव में होते हैं। ऐसी स्थिति में वो उच्च वर्ग के खिलाफ क्रांति करते हैं। जिस समाज में गतिशीलता का अभाव होता है, संस्करण में कठोरता होती है और लोगों को अपनी परिस्थिति परिवर्तित करने को अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तब वहां भी क्रांति की संभावना अधिक होती है। इसके साथ ही क्रांति के अन्य कारण भी हैं, जिसमें चौथा, युद्ध। युद्ध के कारण समाज में ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उससे मुक्ति पाने के लिए समाज में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। युद्ध काल क्रांतियों के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी तथा बल्गेरिया आदि अनेक देशों में युद्ध काल में ही क्रांतियां हुई थी। 5वां, जनसंख्यात्मक कारक। जब किसी देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि अथवा ह्रास होता है, यानी कमी होती है, तो अनेक परिवर्तन घटित होते हैं, जैसे परिवार, विवाह, प्रथाओं, लोकाचारों, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ही बदलने के प्रयत्न किए जाते हैं। आर्थिक कारक। कार्ल मार्क्स आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण मानते हैं। उनके अनुसार समाज में प्रमुख रूप से 2 वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग शोषण से मुक्ति पाने के लिए क्रांति करता है। पूंजीपति
श्रमिक वर्ग के आर्थिक शोषण पर ही पनपता है। इसके चूंकि शोषण से मुक्ति श्रमिक वर्ग पाता है और उसके खिलाफ यानी पूंजीपति वर्ग के खिलाफ श्रमिक वर्ग क्रांति करता है। इसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर है। सातवां बिंदु, राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी क्रांति के मूल आधार रहे हैं। जब सत्ता भ्रष्ट हो जाती है और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती और अपने ही स्वार्थ में लीन हो जाती है तो समाज में शोषण और समस्याएं बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप जन असंतोष फूट पड़ता है और लोग ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति कर बैठते हैं। सीधी सी बात है, जब जनता में शोषण होगा तो तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लोग क्रांति करते हैं। आठवां, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी क्रांति के लिए उत्तरदायी है। क्रांति का जन्म सर्वप्रथम मानव के मस्तिष्क में होता है। अतः जब विचारों, विश्वासों, मूल्यों एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो क्रांति के लिए वातावरण बनता है। जब लोगों को नई विचारधारा से परिचित कराया जाता है तो उनमें यह विश्वास पैदा होता है कि नई समाज व्यवस्था में उनका जीवन अधिक आनंदमय होगा। अतः वे नई विचारधारा के अनुसार समाज की रचना के लिए क्रांति कर बैठते हैं। 10वां, 9वां, मनोवैज्ञानिक कारक। मानसिक असंतोष क्रांति का प्रमुख कारण रहा है। जब लोगों की आकांक्षाओं यानी इच्छाओं, भावनाओं तथा का दमन किया जाता है तो उनकी अभिव्यक्ति के उचित अवसर उपलब्ध न हो तब भी समाज में क्रांति के अवसर मौजूद रहते हैं। और 10वां, सामाजिक कारक। जब सामाजिक संरचना एवं संगठन में अव्यवस्था पैदा हो जाती है अथवा वे समय के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं तब भी लोगों में असंतोष पैदा होता है। समय के साथ अनुकूलन करने में जो लोग असमर्थ होते हैं तो वे सड़ी गली व रूढ़िवादी समाज व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति का सहारा लेते हैं। इन्हीं कारकों के परिणाम कुछ सामने नजर आए हैं, जिसमें पहला, विघटन की स्थिति। क्रांति के कारण समाज में वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही प्रकार का विघटन पैदा होता है। क्रांति के बाद समाज में नई व्यवस्था जन्म लेती है जो व्यक्ति के व्यवहार पर नए प्रकार से नियंत्रण लादती है। चूंकि व्यक्ति पुरानी व्यवस्था में ढले होते हैं अतः वे नई व्यवस्था का विरोध करते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति मन में नई व्यवस्था के प्रति तनाव एवं असंतोष महसूस करते हैं, जिससे व्यक्तियों के विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। क्रांति में पुरानी, अच्छी व बुरी सभी व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नई संस्थाओं, संगठनों, मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना की जाती है, जिनसे एकदम सामंजस्य स्थापित करना लोगों के लिए असंभव होता है। जबकि क्रांति में हिंसा का सहारा भी लिया जाता है, जिससे समाज में कटुता, बैर और तनाव पैदा होता है। दूसरा है पारिवारिक विघटन। क्योंकि क्रांति के कारण कई परिवार नष्ट हो जाते हैं, हिंसा के कारण कई परिवारों के कमाने वाले सदस्य मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, जिससे स्त्रियां विधवा एवं बच्चे अनाथ हो जाते हैं। भरण पोषण के लिए स्त्रियां व बच्चे अपराध का सहारा लेने लगते हैं। इससे परिवार का विघटन होता है। तीसरा, आर्थिक असुरक्षा। क्रांति के समय समाज में लूटपाट, चोरी व डकैती का बोलबाला हो जाता है और समाज विरोधी व्यक्ति अव्यवस्था की स्थिति का लाभ उठाकर शोषण करते हैं, जिससे समाज में आर्थिक अपराध बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के संपत्ति के अधिकार छीन लिए जाते हैं और उनकी संपत्ति हथिया ली जाती है। हिंसा व तोड़फोड़ के कारण व्यापार एवं उत्पादन भी ठप हो जाता है। इससे आर्थिक दशा बिगड़ने लगती है। अपराधों में वृद्धि। चौथी बात, क्रांति के दौरान यौन व्यवहार संबंधी नियमों की भी अवहेलना की जाने लगती है। फ्रांस एवं रूस की राज्य क्रांति के दौरान वहां यौन व्यभिचार की दर अत्यधिक बढ़ गई थी
और पांचवा, सत्ता परिवर्तन। क्रांति का प्रमुख उद्देश्य सत्ता परिवर्तन होता है। जब किसी अक्षम एवं बुरी सत्ता को उखाड़ फेंका जाता है तब उचित है, किंतु कई बार मात्र सत्ता हथियाने की दृष्टि से भी सैनिक क्रांतियां होती है। छठा है धर्म के प्रभाव का ह्रास। क्रांतिकारी लोग धर्म को क्रांति में बाधक मानते हैं, अतः वे उसे नष्ट करना चाहते हैं। धार्मिक विनाश के कारण समाज में अनियंत्रण बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार हम धर्म एवं ईश्वर के भय के कारण ही नियंत्रित आचरण करते हैं। इस प्रकार क्रांति धर्म पर गहरा आघात पहुंचाती है। और सातवां है जन धन की हानि। क्रांति के दौरान क्रांति चाहने वाले एवं उसके विरोधी दोनों पक्षों में संघर्ष एवं मारकाट होती है। रक्तपात एवं हिंसा की स्थिति बन जाती है। इससे दोषी व निर्दोष सभी को जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इस प्रकार क्रांति में राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक अनेक कारक रहते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है, उसका परिणाम है, वो पारिवारिक विघटन, आर्थिक असुरक्षा, अपराधों में वृद्धि आदि होते हैं, जो बड़े भयावह होते हैं। यदि हम इससे बचें तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन है, उन्होंने क्रांति से बचने के 4 उपाय बताए हैं कि ये नहीं होगी यदि ये 4 उपाय अपना लें। पहला, सुधार कार्यक्रम सदैव मानव स्वभाव एवं मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। और दूसरी बात करें, सुधार कार्यक्रम बनाने से पूर्व उस समाज के लोगों की आवश्यकताओं, स्वभाव एवं भावनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। और तीसरा, किसी भी सुधार कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू करने से पूर्व उसे छोटे पैमाने पर लागू करके उसका परीक्षण करना चाहिए। और चौथा, सुधार कार्यक्रम वैधानिक एवं संवैधानिक ढांचे के दायरे में लागू हो। इस प्रकार सोरोकिन की यदि हम बात माने और इन नियमों को ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से जनहानि, धन हानि, पारिवारिक विघटन आदि को रोक सकते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।